हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। आप पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में, और ऊतकों के बारे में सबसे पहले आपने ऊतकों के विषय में जाना, उनका परिचय जाना, यानी कि इंट्रोडक्शन आपने देखा ऊतक किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन आपके पास आया था उसमें आपने पढ़ा था प्लांट टिश्यू, यानी कि जो पादप ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है और उनकी लोकेशन कहाँ होती है। ये सारी चीजें आपने डिस्कस की थी। अब आप पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी कि जंतु ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने काफी सारे प्रकार पढ़ लिए हैं और आज आप लास्ट प्रकार यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हमारा जो चैप्टर था वो है टिश्यू। अभी तक आपने टिश्यू के बारे में क्या कहा है? आपने कहा है बहुत सारी जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो यहाँ पे टिश्यू यानी ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, एक विशिष्ट कार्य को यहाँ पर कर रहे हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे टिश्यू के आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतकों के प्रकार, और ऊतकों के प्रकार में आपने सबसे पहले पढ़ा है प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतकों के बारे में। अब पादप ऊतकों का ये जो चार्ट है हमने काफी बार डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, जो चार्ट है उसे नोट करना है और उसे देखने कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, प्लस उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो टिश्यू पाए जा रहे हैं, उनकी संरचना यानी बनावट किस प्रकार की है, और जिस प्रकार की उनकी संरचना होगी, उनकी बनावट होगी, उसी प्रकार का उनका कार्य यहाँ पे होगा। जैसे कि आपने कहा कि जो प्लांट टिश्यू है, जो पादप ऊतक है, वो दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, यानी कि विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। ठीक है, अब नाम ही हमें बता रहा है जो विभजोतक ऊतक है उनमें विभाजन होता चला जा रहा है, उनमें डिवीजन होता चला जा रहा है, और जो परमानेंट टिश्यू है, जो स्थायी ऊतक है, वो परमानेंट है, वो स्थायी है, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी है, उनमें डिवीजन नहीं होगा। इसी प्रकार से आपने क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन प्रकार देखे, तीनों के आपने फंक्शन और लोकेशन देखी। उसके बाद हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। आपने कहा परमानेंट टिश्यू फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब ये नाम ही हमें बता रहे हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, यानी कि सरल स्थायी ऊतक होंगे, वो यहाँ पे कैसे होंगे, उनकी संरचना सरल होगी। ठीक है, सरल होगा, और उनकी जो कार्यविधि होगी, जो वो कार्य कर रहे होंगे, वो भी सरल होगा, बहुत जटिल यहाँ पे नहीं होगा। वही हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक की, हमने कहा जो जटिल स्थायी ऊतक है उनकी संरचना भी जटिल है। ठीक है, और उनकी जो कार्यविधि है वो भी यहाँ पे कैसी होगी, जटिल होगी। इसी प्रकार से आपने क्या क्या अलग अलग टिश्यू को यहाँ पे स्टडी किया है, उनके फंक्शन आपने देखे हैं, उनकी बनावट किस प्रकार से होती है वो आपने देखी, और इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरे प्लांट टिश्यू को स्टडी किया है। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आया था वो यहाँ पे आता है एनिमल टिश्यू का। ठीक है, हमने कहा जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो चार प्रकार के हमने कहे हैं। सबसे पहला हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू होता है, सबसे पहले हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू होता है, नेक्स्ट हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू होता है, थर्ड हमने कहा मस्कुलर होता है, और लास्ट हमने कहा नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा कि ये क्या होती है, कवरिंग बनाती हैं, चाहे आप स्किन की कवरिंग कहिए, चाहे आप कोई भी जो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी कवरिंग कहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करती हैं, कवरिंग का काम करती हैं, और क्या करती हैं, लाइनिंग का भी काम करती हैं। हमने डिफरेंस जाना था कि कवरिंग क्या होती है और लाइनिंग क्या होती है। एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार के आपने देखे, आपने कहा स्क्वामस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमने एपिथेलियल टिश्यू देखे थे, और ये भी जाना था कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि हमने कहा कि कवरिंग का काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि क्या है, एज अ बाउंड्री काम कर रहा है। तो बाउंड्री का काम ही क्या होता है, सबसे पहला काम हमें सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक का नाम ही हमें बता रहे कुछ संयोजन यहाँ पे कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, फिर से हमारे पास चार प्रकार के आए हैं। हमने कहा एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल है, फ्लूइड है। फ्लूइड में आपने क्या पढ़ा, ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा है, इनका कंपोजिशन आपने पढ़ा है, इनका फंक्शन आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आपने स्केलेटल के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट आपने एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जिसमें एरियोलर में आपने टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ा है। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बस रिवाइज कर रहे हैं कि इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने अलग अलग प्रकार की मसल्स के बारे में पढ़ा, स्ट्राइटेड है, स्मूथ है और कार्डियक है। इस प्रकार से आपने 3 प्रकार की जो टिश्यू थे वो आपने कवर किए हैं। और हमारे पास जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस टिश्यू का इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने कहा था आपको जो भी चीज़ें फील होती हैं, जैसे हमने कहा गर्म आपको फील होता है, ठंडा आपको फील होता है, आपको किसी ने मारा आपको वो भी फील होता है, आपको किसी ने जस्ट टच किया है वो भी आपको फील होता है। यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ें हैं वो आपको फील हो जाती है। चाहे हवा चल रही है आपको फील होता है, आपको ठंडा लग रहा है या आपको गर्म लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको फील होती हैं। कैसे फील होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ये टिश्यू डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क से। ठीक है, अब जो भी हमारी बॉडी में कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, यानी कि कोई भी जो उद्दीपक है, जब हमारी बॉडी के संपर्क में आता है, हमारे शरीर के संपर्क में आता है, हमें फील होता है, तो ये जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन को पास होता है और हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है कि उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने बहुत गर्म चीज़ को छू लिया है तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको कमांड देगा कि आपको तुरंत हाथ हटा लेना है। अगर आपको क्या है, ठंडी लग रही है और आपने गर्म वस्तु को छुआ है तो हमारा ब्रेन आपको कमांड देगा कि आपको उस गर्म वस्तु को और छूते रहना है ताकि आपको गर्माहट का एहसास हो। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी की नीड, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार उद्दीपक के प्रति क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है। तो क्या चीज़ हमने पढ़ी? हमने कहा हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुलाई, यानी कि हम किसी भी उद्दीपक के प्रति कैसे क्रिया करते हैं। उद्दीपक क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि कोई गर्म चीज है वो क्या है, एक उद्दीपक है। तो हमने कहा कि हम किस प्रकार से एक स्टिमुलाई, एक उद्दीपक के प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, they are capable of transmitting information quickly from the brain to different parts of the body and vice versa। अब ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं और इनका कनेक्शन कहाँ से रहता है? हमने कहा ब्रेन से रहता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? हमने कहा हमारा ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है वही सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं और इनका कनेक्शन होता है हमारे मस्तिष्क से। Therefore, nervous tissue are found in nerves, brain and spinal cord। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे नर्व्स में, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ सेल कॉल्ड द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। अब हमने कहा कि जो नर्वस टिश्यू है वो एक टिश्यू है, एक ऊतक है। यानी कि हमने कहा कि नर्वस टिश्यू क्या है, एक ऊतक है। अब ये ऊतक किससे बना होगा? हमने कहा कि काफी सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा और उन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? हमने कहा नर्व सेल कहेंगे या न्यूरॉन कहेंगे। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे, किसे आप न्यूरॉन कह रहे हैं, किसे आप नर्वस टिश्यू कह रहे हैं, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या कहा कि जो नर्वस टिश्यू है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है और जिन कोशिकाओं से मिलकर के बना है उन्हें हम नर्व सेल कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं। These neurons connect together to form a nerve of our body। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं और हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, नर्व्स को यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये आपके पास आता है पूरे एक न्यूरॉन का डायग्राम। और इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर के क्या बनाएंगे, नर्व्स बनाएंगे, चेन बनाते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये मैसेज को रिसीव करते हैं और इस प्रकार से मैसेज को फिर क्या करते हैं, यहाँ से पास कराते हैं। ठीक है, यानी कि मैसेज क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से पास होता है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। आपने कहा इट इज एन इलोंगेटेड सेल with a cell body that consists of some branch like structure called dendrites। जो यहाँ पे न्यूरॉन होता है एक लंबा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको अलग अलग शाखाएं दिखाई दे रही हैं जिसे आप कहते हैं डेंड्राइट्स। ये आपको अलग अलग शाखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन शाखाओं को हम कहते हैं डेंड्राइट्स।
आप क्या करेंगे, इमेज को भी बनाते रहेंगे और उनकी लेबलिंग करते रहेंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बताया गया है देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल बॉडी। अब सेंटर में आपको क्या बताया गया है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, हर एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। द नर्व एंडिंग्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी वाया एक्सॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, आपको क्या कहा गया है, द नर्व्स एंडिंग्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी वाया एक्सॉन, यानी कि ये क्या होते हैं, एक्सॉन से कनेक्टेड रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये आपको क्या बताया गया है, एक्सॉन दिखाया गया है। नर्व सेल कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि आपको इसकी क्या बताई गई है, लेंथ बताई गई है। तो आपने क्या करना है, इमेज को बनाना है, उसकी क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। चलिए अब आप एक एक करके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, डेंड्राइट्स की। क्या होते हैं डेंड्राइट्स, पीछे देखिए हमने कहा ये जो ब्रांच जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, शाखीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो आपने डेंड्राइट्स के बारे में क्या जाना, आपने कहा दे आर ट्री लाइक एक्सटेंशंस हाईली ब्रांच्ड एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन की स्टार्टिंग में, न्यूरॉन की स्टार्टिंग में क्या है, आपको एक पेड़ जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसे आप डेंड्राइट्स कह रहे हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूरॉन, ये क्या करते हैं, न्यूरॉन का सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर आप पीछे इमेज में देखेंगे तो इन्हीं की वजह से, न्यूरॉन की वजह से आपने क्या देखा, आपने कहा कि ये सरफेस एरिया इतना बड़ा है, सिर्फ किसकी वजह से, इन डेंड्राइट्स की वजह से। अगर ये डेंड्राइट्स नहीं होते तो एरिया कितना होता, सिर्फ इतना एरिया हमारे पास आता। तो आपको क्या बताया गया है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूरॉन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे रिसीव केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए आपको फंक्शन बताया गया है, आपको अलग अलग पार्ट का फंक्शन ध्यान में रखना है। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होगा, जो केमिकल सिग्नल होते हैं उसे रिसीव करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, वहां से क्या करेंगे, ये केमिकल सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो आपने क्या कहा, जो आगे वाला पोर्शन है वो रिसीव करेगा किसे, यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं, जैसे कि कोई भी सिग्नल हो सकता है। हमने कहा हमने किसी ठंडी वस्तु को छुआ है, या हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ है, या आपने किसी पर्सन को छुआ है, या आपने किसी भी कीड़े को छू लिया है, तो अलग अलग टच होता है। आप समझते हैं, आप फील करते हैं कि आपने अलग अलग वस्तु को छुआ और आपने अलग अलग अनुभव वहां पे प्राप्त किए। वो अनुभव कौन प्राप्त कर रहा है, हमने कहा कि जो न्यूरॉन का सबसे आगे वाला पोर्शन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट्स कह रहे हैं, वो यहाँ पे जो सिग्नल है उसे रिसीव कर रहे हैं। आपको कैसा फील हुआ, ये आपका ब्रेन आपको बताएगा, कमांड आपका ब्रेन आपको देगा, फील आपको क्या हुआ ये ब्रेन आपको बताएगा, लेकिन जो मैसेज रिसीव किया है वो किसने किया है, डेंड्राइट्स ने यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने कहा they then convert these chemical signal into electrical signals and pass them to the neuron cell body, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कहाँ भेजेंगे, सेल बॉडी को यहाँ पे भेजेंगे। यानी कि ये आपको दिखाया गया है और जो सिग्नल है वो पीछे की ओर सेल बॉडी की ओर यहाँ पे जाता है। इतनी बात क्लियर है। अ न्यूरॉन कैन हैव अ सिंगल डेंड्राइट्स और मल्टीपल डेंड्राइट्स। तो जो न्यूरॉन होता है उसमें सिंगल डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे डेंड्राइट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक आपने क्या कहा, आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, उसकी लेवलिंग करनी है कि किस भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, जो डेंड्राइट्स है उसके जो फंक्शन है उसे अपनी कॉपी में नोट करने हैं। चलिए तो क्या चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, आपने पढ़ा है जो न्यूरॉन की संरचना है उसमें आपने डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा है। आपने कहा वे न्यूरॉन की शुरुआत में पेड़ जैसे विस्तार नहीं अत्यधिक शाखाओं वाले होते हैं। वे यानी डेंड्राइट्स की बात हो रही है। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। डेंड्राइट्स शरीर के विभिन्न न्यूरॉन से रासायनिक संकेत प्राप्त करते हैं, फिर वे इन रासायनिक संकेतों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करते हैं और इन्हें न्यूरॉन कोशिका शरीर तक पहुंचाते हैं। एक न्यूरॉन में एक डेंड्राइट्स या एक से अधिक डेंड्राइट्स हो सकते हैं। ये आपने पढ़ा है किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में। चलिए
अब आता है सेल बॉडी, जिसे आप क्या कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। तो कहाँ पे आपकी सेल बॉडी, देखिए ये आपके पास इमेज आ रही है और ये आपके पास क्या है, सोमा है। यानी ये वाला जो पोर्शन होता है वो सोमा होता है। आपने अभी क्या पढ़ा था, आपने कहा था जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये आपके पास डेंड्राइट्स हैं, ये केमिकल सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सेल बॉडी में भेज देते हैं। यानी कि सिग्नल यहाँ से रिसीव होता है और यहाँ अंदर की ओर जाता है, ठीक है, जिसे आप सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे सेल बॉडी या सोमा के बारे में और जानेंगे कि क्या उसका फंक्शन यहाँ पे होता है। तो आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल। पूरी सेल, जो पूरा सेल है, जो पूरा न्यूरॉन है, वो कैसे काम कर रहा है उस सबको कौन मेंटेन करेगा, सेल बॉडी, और न्यूक्लियस मेंटेन करेगा, ठीक है। इट डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट कोई रोल होता है इनका सिग्नल को पास करने में, लेकिन फिर भी जो पूरी सेल यहाँ पे क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है, उसे कौन कर रहा है, हमने कहा वो है यहाँ पे सेल बॉडी और न्यूक्लियस। इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन टू वर्क प्रॉपरली। अब जो सेल बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन को बनाती है। इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट को, और क्यों जरूरत होती है, ताकि वो जो काम है वो अच्छे से कर सके। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या है यहाँ पे न्यूरॉन का। आपको पता है कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, जो मैसेज है उसे पास कराना किसके बीच में, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट और हमारी ब्रेन के बीच में मैसेज की जो अदला बदली है या जो आदान प्रदान है वो कौन करवा रहा है, हमने कहा न्यूरॉन करा रहा है, ठीक है। न्यूरॉन में अलग अलग भाग के जो काम है वो आप अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सेल बॉडी का फंक्शन क्या हुआ, हमने कहा सेल बॉडी तो क्या करेगी, जो सेल की जो फंक्शनिंग है यानी कि जो कार्य है उसे मेंटेन करना, प्लस यहाँ पे प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, जिस प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पे सेल को काम करने में होती है। नेक्स्ट हमने कहा इट कंटेन्स अ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus एक्स्ट्रा दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होती हैं, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, हमने कहा कि अलग अलग ऑर्गेनेल्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स का भी अलग अलग यहाँ पे फंक्शन होता है। जब आपने सेल के बारे में पढ़ा था तो आपने क्या कहा था, सेल के अंदर क्या होती है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होती हैं। हमने कहा कि एक जो सेल है, एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल से कैसे एक पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि आपने क्या कहा, आपके पास सिर्फ एक सेल है, यह आपके पास इस प्रकार से क्या है, एक सेल है, और इस सेल से आपने क्या कहा, पूरी क्या बन जाती है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल हो सका, वो इस प्रकार से पॉसिबल हो सका क्योंकि जो सेल है, सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पाई जा रही हैं। आपने कहा यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, गोल्जी apparatus भी होगा, आपने कहा यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। तो अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स होती हैं अलग अलग फंक्शन को प्ले करती हैं, जिससे कि एक जो सेल है उसमें विभाजन की प्रक्रिया चलेगी और विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा, एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की, सेल बॉडी में भी क्या होते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि अलग अलग काम को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो आपने क्या कहा, जो सेल बॉडी है जिसे हम सोमा भी कहते हैं, कोशिका शरीर और न्यूरॉन के केंद्र का मुख्य कार्य कोशिका की कार्य क्षमता को बनाए रखना है, ठीक है। यह सिग्नल के प्रसारण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो न्यूरॉन के विभिन्न भागों को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होती है। इसमें विभिन्न कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण आदि होते हैं जो कोशिका के विभिन्न कार्य को करते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सॉन। अब हम पढ़ेंगे एक्सॉन के बारे में और एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है वो हम जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक्सॉन किसे हम कहते हैं। ये आपके पास है पूरा न्यूरॉन का डायग्राम, और ये वाला जो पोर्शन आपको बताया गया है ये क्या है, एक्सॉन का यहाँ पे क्या है, पोर्शन है, ठीक है। आपको बताया गया है न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन इन जनरल। नॉर्मली जो न्यूरॉन होता है उसमें एक ही एक्सॉन होता है, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द सेल बॉडी टू द टर्मिनल्स एंड इट ऑल्सो कनेक्ट विद अदर न्यूरॉन।
cells and organs of the body throughout nerve terminals। क्या आपको बताया ये है, आपने कहा ये एक लंबी संरचना होती है जो कोशिका शरीर को टर्मिनल से जोड़ती है और यह तंत्रिका टर्मिनल के माध्यम से शरीर के अन्य न्यूरॉन्स, कोशिकाओं और अंगों से भी जुड़ती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको कहा गया है इट अलाउ फॉर द फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, द लार्जर द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन द फास्टर इट विल ट्रांसमिट सिग्नल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिट ही हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम देखा तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है वो सिग्नल को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ, फिर सिग्नल गया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ गया, यहाँ पे एक्सॉन में गया। तो जो सिग्नल है वो पास हो रहा है। ठीक है, आगे से क्या हो रहा है, सिग्नल पास हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको क्या बताया गया कि जो एक्सॉन है वो सिग्नल को ट्रांसफर करने में मदद करता है और जितना डायमीटर एक्सॉन का ज्यादा होगा उतना इजीली जो सिग्नल है वो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इट इज कवर्ड विद अ स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे एक्सॉन होता है वो एक सब्सटेंस से कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइलिन कहते हैं। इट हेल्प्स इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइलिन है, माइलिन का फंक्शन क्या है कि वो रैपिड ट्रांसमिशन करता है, किसका, सिग्नल्स का। स्वान सेल हमारे पास आते हैं जिसे आप ओलंपियाड कहते हैं। द माइलिन शीथ दैट कवर्स द एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वान सेल। ठीक है, ये जो माइलिन है वो किससे प्रोड्यूस होता है, हमने कहा स्वान सेल से होता है। द माइलिन शीथ कीप्स द सिग्नल। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, आपने कहा कि जो एक्सॉन होता है यह सिग्नल के तीव्र संचरण की अनुमति देता है। अक्ष तंतु का व्यास जितना बड़ा होगा वह उतनी ही तेजी से संकेत संचारित करेगा। इस लाइन का इतना सा मतलब है, जो एक्सॉन है उसका डायमीटर जितना बड़ा होगा सिग्नल उतनी ही इजीली यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, यह माइलिन नामक एक विशेष रोधक पदार्थ से ढका होता है, यह सिग्नल के तीव्र संचरण में मदद करता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है स्वान सेल, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि अक्ष तंतु को ढकने वाला माइलिन आवरण श्वान कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। माइलिन म्यान सिग्नल को बरकरार यहाँ पे रखता है। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा है प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में। तो आपने पूरे जो चैप्टर है, हमने सारे चैप्टर के जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को लेना है और उसकी एक समरी बनानी है। जैसे कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने जब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था या एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, हमने दोनों का एक फ्लो चार्ट लिया था। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको इतना पता चल जाता है कि जो टिश्यू है वो कितने प्रकार का है, कितने भागों में इसे फर्दर डिवाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसे फिर लर्न करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंपल को पढ़ते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो क्रम है वो चलता रहता है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देखा, फ्लो चार्ट को देखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट को बना दिया है। फ्लो चार्ट जब आपने बनाया है तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है सीक्वेंस क्या है, आपको नाम से भी पता है इसका फंक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे, उसी के नीचे उसका फंक्शन लिख देंगे और उसकी जो संरचना है वो लिख देंगे। इससे क्या होगा, पूरे जो टिश्यू है उसकी पूरी आपके पास समरी बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे टिश्यू हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि क्योंकि वो जो टॉपिक है वो आपके पास बार बार आते हैं। जैसे कि ब्लड आपके पास बार बार आता है जब आप पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तब भी आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ब्लड अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन की। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बोन का पूरा चैप्टर आपके पास आता है, तो आप क्या करेंगे, अभी से बोन को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप बात करेंगे मसल्स की, तो मसल्स में क्या होता है, मसल्स के बारे में भी आप डीप में पढ़ते हैं। और जो हमारा नर्वस टिश्यू है उसके बारे में भी आप क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो वैसे तो आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप अभी से डीप में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आपको करना क्या है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, मैंने आपको कहा है जब हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, तो टिश्यू के आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे तो जैसे आपने एपिथेलियल टिश्यू के इस प्रकार से लिखा है, आगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका फंक्शन लिख देंगे। आगे आपने क्या किया, इसका फंक्शन लिख दिया।
ठीक है। उसके बाद आपने इसके टाइप्स लिखे, जैसे स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। अब आप देखेंगे स्क्वैमस की लोकेशन कहाँ पे होती है, ठीक है, स्क्वैमस कहाँ पे पाया जा रहा है, आप उसकी लोकेशन देखेंगे। उसके बाद आप उसका दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, क्या किया आपने, लोकेशन लिखी और उसका फंक्शन लिख दिया। इसी प्रकार से आप क्यूबॉइडल के साथ भी इसी प्रकार करेंगे, लोकेशन लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। इससे आपको क्या होगा, आप कम टाइम में ज्यादा जो चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। सेम यही चीज आप क्या करेंगे, जब आप प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू के बारे में भी सेम आप वही चीज करेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में भी सेम आप यही चीज करेंगे। जैसे आपने परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखा, सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख देंगे। छोटी सी आपने क्या लिखी, डेफिनेशन लिखी कि विभज्योतक ऊतक वो होते हैं जिनमें विभाजन होता रहता है। इस प्रकार से आपने 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक लिखे, जिसमें आपने क्या लिखी, लोकेशन और फंक्शन। इसी प्रकार से आपने हर किसी में क्या लिखी, लोकेशन और फंक्शन, यानी कहाँ पे पाया जा रहा है और इसका कार्य क्या है। और हो सके तो आप इसका क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर भी लिख देंगे, यानी कि संरचना किस प्रकार से है। इससे क्या होगा, आपके पूरे एक चार्ट में पूरे जो जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए, तो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट यहाँ पे होता है। तो आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पे कराए जाते हैं वो आप घर जाके रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेसन होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे आपने इस चैप्टर में कितना समझा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।